कुछ बताएं अपने बारे में। सर मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन लॉ में कंप्लीट किया है और कहाँ से? एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से। 2019 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही इंटरनेशनल लॉ में 2019 में। और 2022 में मैंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था। तब से मैं ऑन एंड ऑफ टीचिंग जॉब में, स्कूल में, कोचिंग में और फिलहाल मैं एक लॉ कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। कहाँ पर? श्री गीत लॉ कॉलेज है लखनऊ में। श्री श्री गीत लॉ कॉलेज। श्री जी। कहाँ है? ये बख्शी तालाब में पड़ता है। ये आप ग्रेजुएशन लॉ में है, मास्टर्स है लॉ में, नेट क्वालिफाइड हैं, फर्स्ट प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं। तो एकेडमिक्स में आपका इतना अच्छा खासा करियर हो सकता है, जुडिशरी में हो सकता है, लॉ की आपकी इतनी अच्छी बैकग्राउंड है, यहाँ सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं आप? सर बचपन से प्राइमरी गोल मेरा सिविल सर्विसेज ही रहा था। लॉ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस टाइम पे डेवलप हुआ था लॉ में काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने उस वजह से ग्रेजुएशन में लॉ को चूज़ करना पसंद इंटरमीडिएट किया। क्या था आपका? इंटरमीडिएट मेरा कॉमर्स। कॉमर्स से आप लॉ में? जी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ में जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट मेरा उस टाइम पे काफ़ी डेवलप हुआ था, एक कानून के बारे में जानकारी बेसिक डेवलप करना। अब धीरे-धीरे जी, अब अभी इंटरेस्ट भी सर इंटरेस्ट है, बट ये है कि सिविल सर्विस हमेशा से मेरी पहली प्राथमिकता रही है। तो ग्रेजुएशन किसी में करना था तो मैंने लॉ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने उसको प्रेफर किया लॉ ग्रेजुएशन करना। और फिर तैयारी के साथ ही साथ मैंने अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट किया और उसी। तो मास्टर्स में आपका डिसर्टेशन किस पर था? सर मास्टर्स मेरा इंटरनेशनल लॉ में था। इंटरनेशनल जी। अच्छा। वियना कन्वेंशन के बारे में कुछ बताइए क्या है? सर बहुत ज़्यादा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बट वियना कन्वेंशन ट्रीटीज़ को लेकर के है। आई थिंक 1869 में पास हुआ था, 1969 में, ऐसा ही कुछ था। मैं बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा टीचिंग फील्ड भी जो है। वियना कन्वेंशन कई है, लेकिन उसमें जो एक रिजर्व वॉर से रिलेटेड है। जी। तो उसके बारे में। सर हाल फिलहाल में नहीं पढ़ा है, बट जब ये अभिनंदन वाला केस हुआ था, जब अभिनंदन पाकिस्तान का प्लेन क्रैश कर गया था, तो उस समय उसका जिक्र अच्छा, आया था। अनक्लॉज के बारे में। अनक्लॉज आपका लॉ ऑफ सीज है जो कि 1982 में क्या बनाया है गया फुल था। फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज। नहीं नहीं, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस। नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। इसमें बेसिकली जो एक कंट्री होती है तो उसके आसपास के वाटर को की बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है, जिसमें आपका इनलैंड वाटर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिग्यूअस जोन और उसके बाद आपका स्पेशल इकोनॉमी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला पोर्शन आता है। तो हमारे देश में हमारे पड़ोसी देश की एक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे यहाँ रह नहीं दी, क्योंकि वहां का पलट। उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में क्या कहेंगे? और अब पड़ोसी देश कह रहा है कि उनको हमें वापस लौटाइए, पिछले समय से जब से तक हुआ तभी से काम हो रही। तो जो एसाइलम होता है, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, और इसमें क्या स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय कानून में? कि सर जब हम किसी फॉरेन नेशनल को, इन दिस केस जो वहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी शेख हसीना जी, तो किसी को हम अपने यहाँ शरण देते हैं तो उसको ऑफिशियल टर्म्स में असाइलम कहा जाता है। और इसमें एक तरीके से उनको जब अपने राष्ट्र में किसी तरीके की मुश्किल होती है या उनकी जान को खतरा होता है तो उनको हम अपने यहाँ पे शरण दे करके एक तरीके से सुरक्षा उनकी इंश्योर करते हैं, ताकि उनकी जान को खतरा वहाँ पे ना हो। और बांग्लादेश, क्योंकि उन्होंने उनको एक ऑफेंडर के तौर पे घोषित किया था, इस वजह से वो लगातार उनको वापस डिमांड कर रहा है, ताकि उनके ऊपर जो वहाँ की जुडिशरी है वो कार्रवाई कर सके उचित रूप से। अच्छा, लॉ के आप स्टूडेंट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का कानून है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, जो रद्द कर दिया है। और आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा और हाई कोर्ट में मौजूदा अपॉइंटमेंट का तरीका है जजेस का, वो सही है या उसमें बदलाव हो? सर एनजेसी 2014-15 के टाइम पे सरकार लेकर के आई थी, जिसमें जुडिशरी में जो मेंबर्स हैं, जो जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव के रोल को बढ़ाने की बात उसमें की गई थी।
बट जुडिशरी ने उसको इसी ग्राउंड पे स्ट्रक डाउन किया था कि वो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है, जिसमें एक स्टेट के तीनों ऑर्गन्स अलग-अलग एरियाज़ में ऑपरेट करते हैं और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी रहे, उसमें किसी भी तरीके का एग्ज़ीक्यूटिव का हस्तक्षेप ना हो और किसी भी तरीके से जुडिशियल ऑटोनॉमी डेंजर में ना आए, इस वजह से उसको स्ट्रक डाउन किया। जहाँ तक सर मेरा व्यू पॉइंट है इस चीज़ को लेकर के, तो मैं जुडिशरी के व्यू पॉइंट से सहमत हूँ कि हमारे सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो जजेस के इम्पीचमेंट के थ्रू उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है, जिसका एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। बट अपॉइंटमेंट में अगर एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप होगा तो कहीं ना कहीं बायसनेस का खतरा उसमें बनने के चांसेस। सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही है। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल किसने दिया था, पहली बात कहाँ से आया? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मॉन्टेस्क्यू नाम के जूरिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल दिया था। सर ये जुडिशरी पर बात हो रही थी, तो ये कार्यपालिका आपने कहा कि तीनों का अपनी स्वायत्ता बनी रहे ताकि कोई ओवरलैप ना करे। तो इस समय क्या आप जुडिशरी को इस तरह से देखते हैं कि बिल्कुल उसकी स्वायत्ता सबकी अलग-अलग है, कि जुडिशरी की कार्यपालिका से कुछ निकटता बढ़ रही है? सर जहाँ तक इन प्रिंसिपल बात है। आपके हाँ, प्रिंसिपल भी और आपके अपने विचार भी जी मैं जानना चाहूँ। जी सर, तो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है, जो कि एग्जिस्ट करता है, बट वो हमारे यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा कि पश्चिम के देशों जैसे कि यूएसए वगैरह में बहुत ज्यादा वहाँ पे सेपरेशन मतलब क्लियर कट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे उतना क्लियर कट नहीं है, थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए हस्तक्षेप रहता है। और जैसा कि मैंने बताया, जजेस के इम्पीचमेंट में एग्जीक्यूटिव का रोल होता है और साथ ही साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर आपका इंश्योर कर सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। और निकटता की जहाँ तक बात है, इम्पीचमेंट में एक्सक्लूसिव का क्या रोल होता है? सर मैं माफी चाहूंगा, मैंने एग्जीक्यूटिव शायद गलती से बोल दिया, लेजिस्लेचर बोलना चाह रहा था। लेजिस्लेचर का उसमें रोल रहता है, वो जजेस का इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ा। और निकटता की सर जहाँ तक बात है, तो ऑफिशियली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भरोसा नहीं रखता हूँ कि ऐसा एक निकटता जैसी कोई चीज़ है जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे फर्क पड़ रहा हो। नहीं, जैसे इनके फंक्शन होते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की वहाँ प्रेजेंस रहती है, तो इससे लगता नहीं कि चीज़ें कुछ बायस है? सर जो आप देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, सब देखते हैं। जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर गणेश चतुर्थी का इवेंट जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी के घर पे था, तो उसमें उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया था और वो वहाँ पे पहुंचे भी थे। बट मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की सेरेमोनियल प्रेजेंस से हम जुडिशरी जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी पे शक कर सकते हैं, या उस चीज़ की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने काम में ठीक, आपका कहना है कि एक जी सेरेमोनियल वो था, वो जी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी बुलाएंगे, शायद उसमें भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जी सर, अगर उनके व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए और जा भी सकते व्यक्तिगत संबंध पे चीजें हैं। निर्भर जी, करेंगी। जैसे सर ये हम ठीक, जो आपने कहा ठीक। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जुडिशरी सिस्टम में भाई भतीजावाद कितना है, या इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर भाई भतीजावाद जैसा कोई ऑफिशियल टर्म तो नहीं है, बट जैसा कि इसका हर एक टर्म है, जैसे अंकल जज सिंड्रोम जी भी जी कहते हैं, जी सुना होगा जी आपने। तो अगर सुना है तो उसकी कोई पृष्ठभूमि होगी, उसका क्या बेस क्या रहा होगा? सर उसका बेस जहाँ तक मेरी समझ कहती है वो ये है कि, और ये सिर्फ जुडिशरी में नहीं, हर एक फील्ड में जहाँ पे एक परिवार के लोग होते हैं, तो उस परिवार से आने वाली पीढ़ियों को या उनके संबंधियों को एक एडवांटेज औरों की तुलना में मिलता है। जैसे अगर किसी के फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे एक्स सीजीआई चंद्रचूड़ जी थे, तो उनकी उनके फादर भी रह चुके हैं जुडिशरी में, तो कहीं ना कहीं एक उनको इनसाइट्स अंदर की मिलती रहती है कि उनको एक रास्ता औरों की तुलना में बेहतर पता होता है कि उन्हें जुडिशरी में आगे कैसे अप्रोच करना है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि एक परिवार से कई लोग उस फील्ड में, जैसे यहाँ पे जुडिशरी का जिक्र हुआ, तो वहाँ पे भाई भतीजावाद उसको हम अनऑफिशियली कह सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑफिशियल टर्म तो नहीं है। लेकिन ये इसी वजह से मुझे लगता है कि एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो होती है, जो शायद एक सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिल पाती है उस तरीके से, इस वजह से। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होने में क्या दिक्कत है? ये कहाँ क्यों पेंडिंग पड़ा है? क्या बात है, वो क्यों नहीं पा रहा? सर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से सारे ही राज्यों की जुडिशरी की परीक्षाएं जो होती हैं उनको एक साथ कराने की बात कई बार उठती है, बट उसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो मुझे लगता है कि भाषा के स्तर पे और अलग अलग राज्यों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं, वहाँ की अलग अलग स्थितियां हैं, तो उस अकॉर्डिंग सबको एक साथ लेके आ पाना ही बहुत मुश्किल होता है।
प्लस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें राज्य सरकार की पावर में इसको दिया गया है कि आप अपने सबऑर्डिनेट जुडिशरी के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। अब उसको अगर हम एक ऑल इंडिया जुडिशरी एग्जाम की तरफ ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टेट की पावर को सेंटर की तरफ ले जाने की प्रक्रिया होगी, तो इसमें आई थिंक स्टेट्स का भी हेजिटेशन है, इस वजह से चीज नहीं हो पा रही। हेजिटेशन है स्टेट का भी। चलिए आप पूछे सर। एक सवाल था, आपने बताया जजेस का इम्पीचमेंट, जजेस का इम्पीचमेंट होता है? कि सर उनका रिमूवल की जो प्रक्रिया होती है आप संसद लॉ के के जरिए। स्टूडेंट हैं, जैसे कोई अगर लॉ का स्टूडेंट है तो हम ये उम्मीद करेंगे कि फिर वो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी सही यूज करेगा, तो जजेस के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? सर इम्पीचमेंट का वैसे प्रॉपर यूज तो प्रेसिडेंट के लिए होता है, जजेस के और लिए इसके प्रेसिडेंट के लिए होता है, और जहाँ तक मुझे सर याद आ रहा है प्रेसिडेंट का ही इम्पीचमेंट बस होता है। केवल जी, हमेशा बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं रिमूवल, रिमूवल उसके जी। लिए स्टेटमेंट लॉ इम्पीचमेंट है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिए। कीर्तिमान, जी सर। what is the difference between law and act? जी सर, लॉ एंड एक्ट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। जब हमारे लेजिस्लेचर को, जैसे या किसी भी देश में लेजिस्लेचर को कोई भी कानून बनाने की पावर होती है, तो जब लेजिस्लेचर किसी भी कानून को पास करता है तो उसको एक्ट बोला जाता है। और सारे एक्ट्स या फिर देश की किसी भी व्यवस्था में जो कानून होते हैं उनके लिए हम एक अम्ब्रेला टर्म लॉ यूज करते हैं। मतलब लॉ एक अम्ब्रेला लॉ टर्म एक है। अम्ब्रेला टर्म है, एक्ट उसका एक पार्ट है जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया अच्छा, एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हमारे देश में है और बाकी बहुत सारे देशों में एक बेसिक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो कंट्री, वो स्टेट गवर्न होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहीं ना कहीं जो उसकी वैल्यूज हैं उनको इम्प्लीमेंट, जब उनको हम एक इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर में लेकर के आते हैं या उनकी वैल्यूज की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आई थिंक रिलेट हमारे करते हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, अगर है तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कैसे हम प्रूव करेंगे कि दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो जहाँ तक मेरी समझ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आदर्श लिखे हुए हैं, चाहे वो प्रियम्बल में हो या मौलिक अधिकारों में हो या डीपीएसपी में हो, तो उनको जब हम धरातल पे उतारते हैं, उनका पालन करते हैं, अलग-अलग ऑर्गन्स जब उसको, स्टेट के ऑर्गन जब उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं न कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इम्प्लीमेंटेशन मेरी समझ के हिसाब से होता है। तो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या? मतलब ये जरूरी है कि हर देश का संविधान होगा? सर ऐसा ज़रूरी ऑन पेपर नहीं है, मतलब एक बेसिक डॉक्यूमेंट तो हर एक कंट्री में होता है, कई जगह पे रिटन होता है, कई जगह पे नॉन रिटन होता है। जैसे यूके में फॉर एग्जांपल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ के जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं या वहाँ के जो एक्ट्स हैं। संविधान मतलब क्यों लिखा जाए, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा गया, क्या बेसिक मतलब रीजंस रहे होंगे, क्यों जरूरत पड़ती है? सर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं, उनमें से सबसे पहला होता है कि देश में एक स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट फॉर्म करना। सबसे पहली चीज़, उसको कौन सी पावर्स मिलेंगी, कौन से उनके फंक्शंस होंगे, वो कैसे परफॉर्म करेंगी, उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसके अलावा जो सिटीजन्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके जो ड्यूटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ हर जगह ज़रूरी नहीं है, बट अधिकार अधिकतर देशों में जहाँ पे भी लोकतंत्र की व्यवस्था है, वहाँ पे अधिकारों का जिक्र हमको देखने को मिलता है कि उनके पास क्या अधिकार हैं जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, सरकारों पे वो किन आधारों पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसलिए अच्छा, एक बेसिक, आपने अभी एक वर्ड यूज किया था, सेपरेशन ऑफ पावर। एक टर्म आता है सेपरेशन ऑफ पावर, एक टर्म आता है डिवीजन ऑफ पावर, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है? जी सर, सेपरेशन ऑफ पावर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके आधार पे जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स यहाँ पे मैं कंट्रीज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उनमें जो एक बेसिक 3 काम होते हैं, कानून बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, और अगर कोई आपका अब डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना या कानून का इंटरप्रिटेशन करना, इन तीनों ही कामों को अलग-अलग ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है। और डिवीजन ऑफ वर्क सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, किसी भी काम को वेरियस वर्टिकल लेवल्स पे जब हम डिवाइड करते हैं, कि जैसे कुछ पावर हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट्स के पास है। आई थिंक यही आपका डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, तीन टर्म को अक्सर यूज करते हैं, स्टेट कहते हैं, कंट्री कहते हैं, नेशन कहते हैं, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता जी सर, स्टेट एक ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर एक फॉर्मल वे में कंट्रीज के लिए यूज़ करते हैं। है? नेशन कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक या कल्चरल टर्म होता है जो भाषा के आधार पे या किसी भी और आधार पे आपका एक नेशन की भावना डेवलप भारत होती है। एक राष्ट्र है, जी, जी सर। इंडिया इज अ नेशन, जी सर। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग।
सर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, मतलब मैं ऐसा अंदाजा लगा पा रहा हूँ, अगर आप परमिशन दें, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, या जो एक यूनिटी वाला माहौल आज़ादी के तुरंत बाद उतना ज़्यादा नहीं था हमारे देश में, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी, तो कहीं ना कहीं सबको एक पृष्ठभूमि पे लेकर के आना, नॉर्थ ईस्ट की अलग समस्याएं हैं, साउथ की अलग रिक्वायरमेंट्स है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, तो सबको एक साथ पिरो करके चलना, उसके लिए शायद उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया होगा, नेशन इन। ठीक है सर। उनका काम अच्छा है, ग्रेट।